सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हमने अपने 2 चैप्टर खत्म कर लिए इस सीरीज में। आज ये हमारी सीरीज का तीसरा चैप्टर है। होप सो आप सभी ने अब तक दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हों, देख लिए हों, समझ लिए हों। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 3 हमारा क्या है? अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की भैया, तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जिन जिन ने मेरी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की वीडियो बहुत अच्छे से देखी है, वो ये सारे वर्ड्स अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अब जैसे पहला वर्ड है पेयर। पेयर का मतलब तो यार सबको पता है। पेयर का मतलब क्या होता है भैया? जोड़ा, है ना। जैसे पेयर ऑफ सॉक्स, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर सुबह अपनी मम्मी से सॉक्स मांगूंगा तो एक सॉक्स तो लाके देंगी ना मुझे, पेयर ही लाके देंगे, यानी 2 सॉक्स लाके देंगे। तो पेयर का मतलब होगा 2, यानी कुल मिला के आगे चलेंगे 2 चीजें होंगी। यानी क्या 2 होंगी? पेयर। किसके पेयर होंगे? लीनियर इक्वेशन के। तो कितनी लीनियर इक्वेशन होंगी? 2 लीनियर इक्वेशन होंगी। एली मतलब लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब लीनियर वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ, पढ़ाया मैंने भैया। लीनियर वर्ड का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? हाईएस्ट पावर होती है 1। लीनियर मतलब वर्ड का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1। लीनियर वर्ड का मतलब होता है हाईएस्ट पावर 1। और इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब जिसमें बीच में इक्वल टू का साइन आता हो। और वन वेरिएबल का क्या नाम है? इसका मैंने एक नया नाम भी बताया था आप लोगों को, यूनिवेरिएट। क्या बताया था मैंने? यूनिवेरिएट। ठीक है, तो यानी कुल मिला के मुझे क्या चाहिए? 2 लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। और हाँ ठीक है, पावर 1 होनी चाहिए, इक्वल टू का साइन चाहिए, और वेरिएबल कितने होंगे? सॉरी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होगा ना। सॉरी हाँ 2 वेरिएबल होगा भाई। तो 2 वेरिएबल को मैंने क्या लिखवाया था आपको? बाइवेरिएट लिखवाया था। सॉरी यार, हो जाते हैं ना गड़बड़। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि 1 वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका मतलब क्या है? हमें लीनियर इक्वेशन देखनी है, पेयर देखने, और कितने वेरिएबल होने चाहिए उसमें? 2 वेरिएबल होने चाहिए। सारी बातें हमारे कानों में चली गई। अब अगर सारी बातें हमारे कानों में चली गई हैं तो हम देखते हैं आगे क्या है। तो अभी क्या हो जाएगा? 4x + 6y = 8 मान लेते हैं, और 4x + 2y = 12। क्या ये 2 इक्वेशन है हमारे पास? आप लोग कहोगे हाँ। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखिए? बिल्कुल लिखिए भैया। देखो 1 2 1 2, दोनों में 2 वेरिएबल है, हाँ जी। और दोनों में क्या है? इक्वल टू का साइन है, हाँ जी। और साथ ही साथ क्या है भैया? सबसे अच्छी बात, पेयर पूरा मौजूद है, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो पता है हम मैथमेटिकली किसी भी चीज को सॉल्व करते हैं ना, 2 तरीके होते हैं। आइदर वी कैन गो विद ग्राफ्स, यानी ग्राफिकल मेथड, और एल्जेब्रिकल मेथड। ठीक है, तो एल्जेब्रिकल जो मेथड होते हैं हमारे पास, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने के जितने ही मेथड्स हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास इस चैप्टर में आते हैं 2 मेथड। एक्चुअल में 3 होते हैं, बट सीबीएसई ने काट दिया एक, तो 2 ही बच्चे हमारे पास। कौन कौन से? सबसे पहला मेथड होता है हमारे पास एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। देन सेकंड होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था, बट वो सीबीएसई ने कट कर दिया, तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन। ठीक है, अब इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। जरा आ जाओ, चलो देखो। तो क्या कर सकते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब होप सो आपको ये हेडिंग समझ आई हो। तो हेडिंग से एक बात बताओ, मान लेते हैं, मैं तुम्हें बस सिंपल, मैं बस ये कह रहा हूँ, क्या तुम लोग इसका ग्राफ बना सकते हो? क्लास 9th में आप लोगों ने इसका ग्राफ बनाया होगा। जिनको ग्राफ बनाना नहीं आता वो यहाँ पे सीखो। क्या कह रहा हूँ मैं? ग्राफ कैसे बनता है भैया? सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी। तो ऐसे करके एक टेबल बनाना। ठीक है, अब इस टेबल में मैं कह रहा हूँ रैंडमली, अपने मन से, तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो पुट करना स्टार्ट करो। है तो ये कैसे बन जाएगा? बनेगा, किसी भी एक को अपने मन से पुट करो, दूसरा उसके अकॉर्डिंग आएगा। मान लेते हैं मैंने बोला मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ, मैंने x को कितना पुट करा? 0 पुट करा। तो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे पुट करो 0, पुट x = 0। तो यहाँ से क्या होगा भैया? क्या यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ 3 × 0 = 0 कि 4y की वैल्यू 8 आ गई? तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो y की वैल्यू होगी वो 2 आएगी? बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं मैं y को 0 पुट कर दूं, मैं क्या कर दूं y को, अच्छा इसको चलो y को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो क्या होगा भाई? मेरा मन, किसी भी एक को कुछ भी पुट कर सकते। तो y को भैया अगर आप 0 पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हो जाएगा 3x = 8/3, क्योंकि कुल मिला के ये 0 हो जाएगा। सॉरी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/3। तो अगर y 0 है तो x कितना हो जाएगा? 8/3। अच्छा 8/3 का मतलब क्या होता है भाई? तुम लोग इसके लिए बड़ा परेशान हो जाते हो। तो 8/3 का मतलब होता है 2.67। ठीक है, और देखो मान लेते हैं मैंने x के लिए क्या लिखा, पुट x = 1। अगर मैं x के लिए 1 रखता हूं तो क्या होता है? हो जाएगा 3 + 4y = 8।
यहाँ से 4y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/4 विच इज इक्वल्स टू 1.25। सॉरी मैंने 100 कितना रखा 1 रखा, तो y 1.25। क्या मैंने सारे पॉइंट्स ऐसे निकाल लिए? अच्छा क्या भैया ऐसे हमें बस 3 पॉइंट्स ही निकालने? देखो 3 पॉइंट्स होते हैं जो हमें मिनिमम निकालने होते हैं। निकालने के लिए हम 10-10 निकाल सकते हैं, 20-20 निकाल सकते हैं, बट जब मेरा काम 3 से हो जाएगा मैं एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूँ भाई, है ना? तो हम 3 से ही काम चलाते हैं। अब ग्राफ बनाना, आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं इसमें बना रहा हूँ। अब देखो मुझे क्या करना है, एक्स कहाँ तक जाना है 2 पॉइंट, तो ये मान लेते हैं ये 0 है, थोड़ा जब है तो अच्छा स्प्लिट लेते हैं 1 ये 2 और ये 3, और y में मैक्सिमम 2 तक जाना है 1 और 2। अच्छा जब x 0 है तो y कितना है 1। x 0 मतलब क्या तुम्हें आगे पीछे कहीं जाना है, y पे जाना है, ऊपर चढ़ना है, कहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 0, जब x 8/3 यानी 2.67 यानी यहाँ तक आगे तुम 2.67 कुछ यहाँ पे आ गए और y कितना है 0, तो क्या ऊपर नीचे जाओगे, y 0 का मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना, तो ये पॉइंट यहाँ। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, जब x 1 है, x पे आगे कितना 1, तो y पे कितना आएगा 1.25, थोड़ा सा ऊपर चलेगा ये। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ूंगा, देखो ये मेरा क्योंकि बोर्ड है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बना ग्राफ, थोड़ा अच्छा नहीं बना, मतलब थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन कम लग रही है, बट हमेशा एक चीज याद रखना, अगर एक लीनियर इक्वेशन है, कैसे इक्वेशन है भैया, लीनियर इक्वेशन है, तो उसका ग्राफ जो होगा वो हमेशा कैसा बनेगा, उसका ग्राफ हमेशा भैया कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। होप सो ये बात आपको क्लियर हो कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। प्लीज इतना नोट करो। चलो उम्मीद है आप सभी ने इतना नोट कर लिया होगा। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसको हम कंक्लूड करते हैं, हम जरा समझने की कोशिश करते हैं मैंने क्या पढ़ाया अभी तक। भैया अभी तक आपने पढ़ाया कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैंने अभी तक आपको ये बताया। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं जरा, आओ मान लेते हैं ये मेरी इक्वेशन 1 है और मान लेते हैं ये मेरी इक्वेशन 2 है, कोई ऐसे करके भी 2 इक्वेशन। अच्छा अब एक बात बताओ, क्या इसके लिए पेपर पे एक अलग से ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी? बिल्कुल बनेगी। अच्छा ये नीचे वाली भी तो क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो क्या इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को एक सेम ग्राफ पे प्लॉट करूं तो क्या क्या हो सकता है? भैया मान लेते हैं क्या क्या हो सकता है कि एक लाइन ऐसे चली गई, एक लाइन ऐसे चली गई, हो सकता है ना ऐसा। और क्या क्या हो सकता है, एक लाइन यूं गई, एक लाइन यूं गई, और क्या क्या हो सकता है? होने को तो भैया बहुत कुछ हो सकता है, देखो है, यानी कुल मिला के अब हम देखेंगे। देखो हमें इतना पता चल गया कि जब एक लाइन बनती है तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है, 2 लाइन बनेंगी तो दोनों आपस में तो स्ट्रेट बनेंगी, बट उनका आपस में क्या रिलेशन है, आपस में वो एक दूसरे को कैसे कट कर रही है, कट कर भी रही है या नहीं कर रही या क्या कर रही है, अब हम वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। होप सो समझ आया हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं तो यहां से मैं देखूंगा कि अगर 2 स्ट्रेट लाइन है, कि अगर मेरे पास 2 स्ट्रेट लाइन है तो हमेशा याद रखोगे क्या भैया, मान लेते हैं 3 कंडीशन बनती हैं, तो मैं तीनों आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। हमेशा याद रखोगे क्या, पहली कंडीशन हमेशा क्या हो सकती है भाई, मान ले तो मेरी पहली लाइन ऐसे आई, दूसरी लाइन ऐसे आई, यानी ये क्या हो गया, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पे दोनों टकरा गए, कटरा गए, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अच्छा दूसरा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ भैया मान लेते हैं क्यों जा रही है और एक ऐसे जा रही है, इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, पैरेलल लाइन, मतलब कभी मिल ही नहीं रही आपस में। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक लाइन यूं जा रही है, दूसरी लाइन इसके ठीक बिल्कुल ऊपर चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को-इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, को-इंसिडेंट। इसका मतलब क्या है, एक लाइन दूसरे के बिल्कुल ऊपर चिपकी हुई है। ओके थोड़ा बड़ा समझ आना स्टार्ट हुआ है। अच्छा अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जैसे क्या हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, मैंने तो पढ़ाई है, मुझे याद है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ऐसे लीनियर इक्वेशन की भी तो जनरल इक्वेशन होती होगी ना, सोचो, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax1 या a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, ठीक है। अच्छा क्योंकि यहाँ पे 2 इक्वेशन है भाई, तुमको सुनो, हमने बोला पेयर चल रहा है, तो क्या यहाँ पे एक और इक्वेशन नहीं होनी चाहिए? हाँ जी भैया होनी चाहिए। तो क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी आपको, है ना? देखो यही तो हो रहा है, x के साथ कुछ आ रहा था लिखा हुआ, y के साथ कुछ लिखा हुआ था और यहाँ पे c अकेले था, सेम 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 सेम। होप सो क्लियर होगा इतना, अगर नहीं क्लियर तो बताओ भाई,
ठीक है, मतलब कमेंट में बताना, अभी तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं बता सकते। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, पता है देखो, मुझे कैसे पता चलेगा भैया कब इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे कैसे पता चलेगा कब पैरेलल है, मुझे कैसे पता चलेगा कब कोइंसिडेंट है। अब एक तरीका क्या है, मैं ग्राफ बनाऊं, दोनों का चेक करूं कि दोनों पैरेलल है, दोनों काट रही हैं यानी इंटरसेक्टिंग है, या दोनों कोइंसिडेंट है। बट क्या पेपर में मेरे पास इतना टाइम होगा कि मैं हमेशा ग्राफ बनाऊं? ऑब्वियस सी बात है, इतना तो नहीं होता हमारे पास टाइम, क्योंकि और भी तो क्वेश्चन है हमारे पास। तो मैं तुम्हें एक मेथड बताता हूँ, ठीक है, अलजेब्राइक मेथड इसको सॉल्व करने का। अच्छा ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ क्या होता है। तो मुझे पता है जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ऐसे लिखो चाहे c1 को दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस है आपके पास। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखोगे आप बहुत ध्यान से, ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं बहुत ध्यान से देखूं, ठीक है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अभी बस आप समझो, ठीक है, जो लिखवा रहा हूँ लिखो पहले, अभी मैं समझा दूंगा। समझाना या याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। अब इसको मैं कैसे याद करवा सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा फनी वे में है, ठीक है, मैथमेटिकल तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे याद रख सकते हो भाई, देखो हुआ क्या, जब ये लोग आए, दोनों दूर से आ रहे थे, दोनों आपस में मिले, फिर दोनों दूर दूर हो गए, दो लाइंस आई, बीच में मिली, फिर दूर दूर हो गई। यानी क्या हुआ, दोनों आए, दोनों आ रहे थे, स्टार्टिंग में ही आए, स्टार्टिंग में ही मिल गए, और दोनों एक दूसरे को क्या हो गए, कट करके चले गए, यानी काट के चले गए, है ना, ये बोलना चाहता हूँ मैं कुल मिला के। तो इसलिए इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। दूसरा है पैरेलल। पैरेलल में यार देखो कितना बढ़िया चल रहा है ना, दोनों एकदम साथ साथ जा रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। तो स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया चल रहा था, बट क्या ये दोनों लाइंस कभी मिल पाएंगी? आंसर नहीं, पैरेलल लाइंस कभी भी नहीं मिल सकती ना, पता है ये बात हमें। तो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में तो एकदम बढ़िया, एकदम साथ साथ सारी बातें बढ़िया मान रहे हैं एक दूसरे की, बट लास्ट में कभी मिल ही नहीं पाए, तो इसलिए नॉट इक्वल्स टू हो गया, है ना। लास्ट में देखते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट बढ़िया नहीं, एकदम सबसे बेस्ट केस, हाँ भैया दोनों एक साथ भी जा रहे हैं और दोनों मिले हुए भी हैं। अब इससे ज्यादा क्या मिलोगे भाई, ओवरलैप ही कर रहे हो, है ना। इसका मतलब क्या, यहाँ पे तीनों रेशियो आपस में बराबर होंगे, यानी स्टार्टिंग में भी सब बढ़िया था, लास्ट में भी बढ़िया था। और इंटरसेक्टिंग में क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही बुरा हो गया ना, स्टार्टिंग में कट गया बेचारे का। और पैरेलल में क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो सब बढ़िया था, बट लास्ट में नहीं मिल पाए। उम्मीद है ये ट्रिक से आपको याद होगा, नहीं होगा तो भी मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो याद हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो कि हम याद कैसे करेंगे, मुझे तो याद ही नहीं होता एंड ऑल, ठीक है। पहले इतना नोट करो आप लोग, होप सो नोट हो गया होगा इतना, ठीक है। तो आगे बढ़ सकता हूं मैं। तो अगर आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है तो हम आगे देखते हैं। हाँ भाई, तो आगे हम क्या देख सकते हैं, मान लेते हैं मैं क्वेश्चन पूछता हूं, 3x प्लस 4y प्लस 7, 6x प्लस 7y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं पूछूं, बताओ ये पैरेलल है, ये इंटरसेक्टिंग है, या फिर ये कोइंसिडेंट है? तीनों में से क्या है? अब आपके सामने क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बताया, रेशियोज पे ध्यान दो। किस पे ध्यान दोगे, रेशियो पे। जैसे मैं इस क्वेश्चन में पूछता हूं, a1 क्या है, तो भैया a1 जो x ऊपर वाले x के साथ है, b1 क्या है जो ऊपर वाले y के साथ है, c1 क्या है जो ऊपर अकेले है। अच्छा यहाँ पे a2 क्या है भैया 6, b2 क्या है भैया 7, और c2 क्या है भैया 2। अब देखो क्या रेशियो की बारी करते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहले a1 अपॉन a2 निकालो, कितना आ जाएगा 3/6, जो कट के हो जाएगा 1/2। अच्छा b1 अपॉन b2 निकालो, कितना आ गया 4/7। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, आगे चेक करने की, क्या ये इक्वल है? नहीं। सोचो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। स्टार्टिंग में ही कट गया, स्टार्टिंग में ही कट गया, आए काट के चले गए, आए काटे चले गए। कौन सी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग, यानी कि जब भी स्टार्टिंग में कट जाए तो वो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग। नोट करो। तो उम्मीद है इतना आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आज मैं, टेंशन मत लो। अगर मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बोर्ड पे, 4x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 8x प्लस 12y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। फिर से पहला काम क्या करोगे, a1 ढूंढोगे। a1 क्या होता है, जो ऊपर वाले के साथ होता है, जो ऊपर वाले x के साथ होता है। फिर b1 ढूंढोगे, b1 क्या होता है, जो ऊपर वाले y के साथ होता है। फिर c1 ढूंढोगे, c1 कितना है 12।
फिर A2 ढूंढोगे, A2 कितना है 8, फिर B2 ढूंढोगे, B2 कितना है 12, फिर C2 ढूंढोगे, C2 कितना है 13। अब रेशियो निकालो, A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 4/8 यानी 1/2। B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा तुम्हारा 6/12 यानी कि 1/2। C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा 12/13। तो कह नहीं सकता। अब देखो हुआ क्या A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के बराबर है? हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन C1 अपॉन C2 के इनके बराबर है? नहीं। सोचो कौन सी कंडीशन, स्टार्टिंग में सब बढ़िया चल रहा है, स्टार्टिंग में सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन लास्ट में कभी मिल ही नहीं पाए, तो ठीक है ना। तो ये कौन सी कंडीशन होती है? पैरेलल। इसी कंडीशन होती है पैरेलल, स्टार्टिंग में सब बढ़िया गया बट लास्ट तक आते आते मिल ही नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आओ नोट करो इतना। अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? ठीक है, अब मान लेते हैं फिर से वही, A1 क्या है 4, B1 क्या है 7, C1 क्या है 12, A2 क्या है 16, B2 क्या है 28, C2 क्या है 48। अब अगर मैं देखूं तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा 4/16 यानी कि 1/4। B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा, B1 अपॉन B2 आ जाएगा 7/28 यानी 1/4। और C1 अपॉन C2 पे कितना आ जाएगा भैया, C1 अपॉन C2 आ जाएगा 12/48 यानी कि 1/4। तो तीनों 1/4 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और जब ये तीनों रेशियो बराबर होते हैं, कब होते हैं तीनों बराबर? जब भैया लाइन कैसी होती है, को इंसिडेंट। क्लियर है ये बात? जब लाइन को इंसिडेंट होंगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब तीनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब कुछ नाम और हैं, इनको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, वो भी लिखवा दूं मैं जरा, पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है, फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे होप सो इतना नोट हो जाए, तब मुझे बता देना। हो गया होगा ये सब तक? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब अगर मैं देखूंगा, क्या देखूंगा कि भैया मान लेते हैं मेरे पास तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है क्या, इंटरसेक्टिंग। दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास, पैरेलल। तीसरी कंडीशन क्या आई, को इंसिडेंट। अब तीनों का छोटा सा ग्राफ भी बना लो। आओ लगे हाथ, बना लिया। ठीक है, मैंने इसलिए रेड और ब्लू दोनों चला दिया कि तुम्हें लगे कि वो ओवरलैप कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं पता कितना दिख रहा है कितना नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो तुम्हें पता है, एक चीज मैं बताता हूँ, जब दो लाइंस, अच्छा मैं कह रहा हूँ ऐसे समझना है इस चीज को, मैं कह रहा हूँ एक पर्सन है राम और एक पर्सन है श्याम। ठीक है, मैं कह रहा हूँ राम और श्याम दोनों, मान लेते मैंने राम को भी एक कंडीशन दी, श्याम को भी एक कंडीशन दी। ठीक है, अब दोनों जिस एक पॉइंट पे एग्री करेंगे वही मेरा आंसर निकलेगा ना। भाई मान लेते हैं दोनों में लड़ाई हो गई, अब मैं कह रहा हूं दोनों जिस एक पॉइंट पे एग्री करे वो मेरा आंसर, उसी से मैं अपना काम निपटा दूंगा। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर आपके पास दो लाइनें हैं, अगर आपके पास दो लाइनें हैं, मैं पूछूं उन दो लाइन को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? भाई आंसर आना चाहिए ना, मैथ्स तो यही बताती है हमें कुछ तो आंसर मिले। तो जब मैं दो लाइन को सॉल्व करूंगा, उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा, तो आंसर क्या आएगा, कितने आंसर आएंगे? ऐसा भी तो हो सकता है राम और श्याम को मैंने 10-10 कंडीशन दी, उन्होंने एक पे सेटिस्फाई करा तो एक आंसर, उन्होंने 5-5 पे कर लिया, या उन्होंने बहुत सारे आंसर्स को सेटिस्फाई कर लिया तो बहुत सारे आंसर। अच्छा ऐसा भी हो सकता है उन्होंने कभी आंसर माने ही नहीं, कह रहे भाड़ में जाओ मुझे मतलब नहीं है ना। यानी कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर मैं देखो इंटरसेक्टिंग में, क्या ये दोनों एक जगह मिल रहे हैं? अब एक जगह मिलने का मतलब क्या है, एक जगह मिलने का मतलब है क्या कि इनके क्या होंगे, वन सॉल्यूशन। और इसी वन सॉल्यूशन को मैं क्या बोलता हूँ, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलता हूँ, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये एक ही ऐसी जगह है, यही, इसके अलावा और कोई जगह हो ही नहीं सकती जहां पे ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा पैरेलल, क्या पैरेलल क्या कभी भी एक दूसरे को कट कर रही है? जब कट ही नहीं कर रही तो क्या कोई सॉल्यूशन हो पाएगा इसका? भाई सॉल्यूशन कब मिलता है, जब मैं वही तो कह रहा हूँ दोनों किसी एक पॉइंट पे कोलैब करें, किसी एक पॉइंट पे सहमत हो। क्या दोनों किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, मिल पा रहे, नहीं मिल पा रहे, या किसी एक पॉइंट पे जा रहे, नहीं जा रहे, तो यहाँ पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, नो सॉल्यूशन। ठीक, थर्ड क्या है, ये कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होगा, अब देखोगे भैया मैं कह रहा हूँ, मतलब ये तो वही वाली बात होगी जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि
जोरू का गुलाम उस टाइप है। जैसे मान लेते हैं कि मेरी वाइफ ने बोला कुछ कि हाँ ये करते हैं, मैं भी पीछे पीछे हाँ हाँ यही करेंगे, या फिर मतलब कुछ भी। कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि कोई एक काम, कोई जैसे मान लेते हैं मेरा दोस्त है, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने बोला कि हाँ भाई तू बिल्कुल सही बोल रहा है, तो मैं भी ये बोलूँगा हाँ तू बिल्कुल सही बोल रहा है। वो बोल रहा है नहीं तू गलत है, तो मैं भी ये बोलूँगा हाँ तू गलत है। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि जो एक कह रहा है वही दूसरा हो रहा है। यानी क्या यहाँ पे सारी बातें मानी जा रही है। हाँ तो यहाँ पे कहोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सारी बातें सुनो। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं अगर एक सॉल्यूशन है, अच्छा पता है दो नाम है पूरी कहानी में, दो ट्विस्ट है, दो नाम है। एक नाम है कंसिस्टेंट और एक नाम है इनकंसिस्टेंट। अब ये भी तुम्हें याद कराता हूं, देखो कैसे याद होगा। ठीक है, पहले रिलेशन लिखो। इंटरसेक्टिंग में क्या रिलेशन था कि भैया स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो देगा ही ना, मतलब ठीक है छोड़ो। पैरेलल में क्या था, स्टार्टिंग में सब बढ़िया था बट लास्ट में बात ही नहीं। और इनफिनिटली में क्या था, सब बढ़िया भैया चंगा एकदम लास्ट। चलो अब ये देखते हैं कंसिस्टेंट वर्ड का यूज होगा, इनकंसिस्टेंट वर्ड का यूज होगा। अब मेरी बात सुनना, मैं कह रहा हूँ इंटरसेक्टिंग। क्या इंटरसेक्टिंग लाइन, देखो सीधी सी बात है, मैं अगर पढ़ाई करूंगा तो क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है। देखो अगर मैं पढ़ रहा हूँ मुझे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये बचकानी बातें, फालतू की बातें हैं कि यार मैंने बहुत मेहनत करी, इतना अच्छा आउटपुट नहीं आया। आपने गलत डायरेक्शन में मेहनत करी। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन में मेहनत करो, सही डायरेक्शन में मेहनत करो तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। अच्छा हाँ, इससे मुझे याद आया यार, मैं मोस्ट प्रोबेबली कोशिश मेरी ये रहेगी अगस्त के स्टार्टिंग वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, या फिर आपका अभी लाइक 29, 30, 31, इन तीनों दिन में से किसी एक दिन वीडियो पोस्ट करूंगा हाउ टू स्कोर 95%। ठीक है, बिकॉज मुझे पता है आप लोग करना चाहते हो बट आपको राइट गाइडेंस नहीं मिल रही। ठीक है, सो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, वेट करना। और जैसे वो वीडियो मैं डालूंगा, बहुत कुछ यार उस वीडियो में। ठीक है, मैंने बहुत प्लानिंग करी है, ऐसे ही नहीं बस रैंडमली आऊंगा उठ के कुछ भी बना दी, बहुत प्लान वीडियो है। ठीक है, तो प्लीज उसका वेट करना, वो वीडियो देखना और मुझे बताना कैसे लगी, और प्लीज इंप्लीमेंट जरूर करना उसका। ठीक है, क्योंकि अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का मेरा कोई फायदा ही नहीं रहा। प्लीज इंप्लीमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो अब मेरी बात पे आओ इधर आप सब। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो भैया अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आंसर क्या हो गया, कंसिस्टेंट। रीजन यहाँ पे एक आंसर आ रहा है। क्या यहाँ पे कोई आंसर मिल रहा है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब आया होगा, क्योंकि आप क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो, तभी आपको आंसर नहीं मिला। अच्छा लास्ट, बहुत सारे सॉल्यूशन है तब भी, बहुत सारे आंसर है तब भी आप कंसिस्टेंट हो गए, तभी तो आपको आंसर मिल रहे हैं। तो आप क्या हो, कंसिस्टेंट हो। क्या ये बातें सबको क्लियर है? होप सो ये बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रखूंगा, इतना ही रखूंगा। तो आज हमने क्या करा, सबसे बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो सबसे बेसिक पार्ट में हमारा क्या था कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर लाइन इज इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये वाला काम हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देन उनके नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड सीबीएसई से, मुझे आईसीएसई का बार बार याद आ जा रहा है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन एक क्लास वर्ड प्रॉब्लम की। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बाकी चैप्टर मतलब अभी तक जो दो चैप्टर करे उसके कंपैरिजन में, बट मजा भी बहुत आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, प्लीज अगर इतना हो गया हो तो थम्स अप दे देना। ठीक है, और भाई प्लीज कमेंट कर दिया करो, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।